हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस साइंस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जैद सर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में। सेकेंड पार्ट के अंदर हम समझेंगे हाउ डू एटम इंटरेक्ट। एटम किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए एंटोनी लेवियोसर एंड जोसेफ प्रोस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने दिए? टू लॉज दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला वाला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ना मास क्रिएट किया जाता है, ना मास डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद मास वैसा का वैसा ही रहता है। नो चेंज इन द मास। मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूं। जैसे कि हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेते हैं, एक बलून लेते हैं, उस बलून के अंदर हम क्या फिल कर देंगे? उस बलून के अंदर बेकिंग सोडा फिल कर देंगे। एक हम फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर हम विनेगर फिल कर देंगे, ठीक है। अब उस बलून को हमें कहां पे लगा देना है? उस फ्लास्क के ऊपर। ध्यान ये रखना है कि जो बेकिंग सोडा है वो फ्लास्क में ना जाए। और हम उसको वेइंग मशीन पे रख देंगे जो वजन काटा आता है। मास कुछ ना कुछ उसका होगा, अराउंड हम समझ लेते हैं 191 ग्राम होगा। अब हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें ये बेकिंग सोडा को इन्वर्ट कर देना है। इसके ऊपर? विनेगर के अंदर। तो दोनों को इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन की वजह से एक गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस की वजह से हमारा जो बलून होगा वो इन्फ्लेट होगा, फूल जाएगा। अब हम वजन चेक करेंगे तो क्या आएगा? वैसा ही था। आफ्टर केमिकल रिएक्शन 191 ही था, और बिफोर केमिकल रिएक्शन भी 191 ही था। तो यहाँ पे हमारा क्या सेटिस्फाई हुआ कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बिफोर केमिकल रिएक्शन मास जो था वो सेम था, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी क्या था? मास सेम था। वो वही हमें लो कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। अगर हम ऊपर से अगर हम ऊपर से उस बलून को हटा देते तो क्या होता? सब गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती। और अगर हम मास को मेजर करते तो मास बहुत ही कम आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस प्रोड्यूस होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, पर एक्चुअली अगर हम उसको ट्रैप कर लेते हैं तो मास क्या होता है? मास वही रहता है, नो चेंज आफ्टर एंड बिफोर द केमिकल रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं डेफिनेट, डेफिनेट कहो या फिर सर्टेन कहो या फिर फिक्स्ड कहो। चारों का मतलब एक ही होता है। अब ये क्या कहता है? प्रोपोर्शन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कहता है ये? द एलिमेंट्स आर ऑलवेज, एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए हुए होते हैं? वो इंटरेक्ट किए होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में। वो डेफिनेट प्रोपोर्शन किस के रेफरेंस में? वो होता है मास के रेफरेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, कितने हाइड्रोजन है? 2, और कितने ऑक्सीजन है? 1। अगर हम इसमें से 9 ग्राम वाटर लेते हैं, 9 ग्राम वाटर, H2O कितना लिया हमने? 9 ग्राम वाटर लिया। तो अगर हम इसके अंदर रेशियो देखें, प्रोपोर्शन देखें बाय मास, तो कितना होता है? 1:8। क्या होता है? 1:8। 1:8 का मतलब 1 + 8 क्या होता है? 9 ग्राम। तो 1 ग्राम हमारा क्या होगा? 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम हमारा क्या होगा? 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। सर ये आपको कैसे पता? ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला, ठीक है। तो वाटर अगर हमारे पास 9 ग्राम है तो उस 9 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा।
और ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। चलिए एग्जांपल लेके बताता हूं आपको मैं कि मैंने कहीं से 36 ग्राम क्या लिया, प्योर वाटर लिया, क्या लिया, प्योर वाटर लिया, और एक्सपेरिमेंटली सब चेकिंग किया तो उसमें ये पता चला कि 4 ग्राम उसमें क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक, अब मैं इसका प्रोपोर्शन लूंगा, क्या लूंगा, प्रोपोर्शन। तो 4 जेम 32 होगा, 4 8 जा 32, तो आंसर क्या आया, 1 जेम 8 आया। क्या आया, 1 जेम 8 आया। चले और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मैं लेता हूं जैसे कि यहाँ पे 18 ग्राम, क्या लेता हूं, 18 ग्राम में वाटर लेता हूं, तो इसके अंदर मेरा 2 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और 16 ग्राम मेरा क्या होगा, 16 ग्राम मेरा ऑक्सीजन होगा। अब इन दोनों का अगर मैं क्या लूंगा, रेशियो लूंगा, प्रोपोर्शन 2 जेम 16, 2 8 जा 16, तो आया क्या, 1 जेम 8। ये क्या आ रहा है, प्रोपोर्शन बाय मास आ रहा है, इनके मास के अकॉर्डिंग, इनके मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, इंटरेक्ट किए हुए हैं। तो हम कहीं का भी पानी ले लें, हम रेन वाटर ले लें, हम प्यूरिफाइड वाटर ले लें, देखो वाटर प्योर होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उसको हम अगर चेक करेंगे, उसको अगर हम चेक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कितना ग्राम हाइड्रोजन है, कितना ग्राम ऑक्सीजन है। अगर उन दोनों को हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमें हमेशा हाइड्रोजन आगे, इसलिए हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, ठीक है, न्यूमरेटर में रखना है, और ऑक्सीजन बाद में दिया हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, इसलिए 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 32, तो हमें क्या मिलेगा, 1 जेम 8 यहाँ पे। तो ये बाय मास, ये कैसे फिक्स किए हुए हैं, बाय मास से, प्रोपोर्शन से, क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए हुए हैं। यही हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। अब इसको और अच्छे से बताने के लिए दोनों लॉज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और अच्छे से समझाने के लिए कौन आ गए, डाल्टन आ गए। अब उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।